हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। बेसिकली इस कहानी में होता क्या है कि एक बहुत बड़ी और रिच फैमिली एक लड़की को हायर करती है अपनी फैमिली के नेक्स्ट लीडर को हैंडल करने के लिए, जिसे शादी करने का कोई भी शौक नहीं होता है और वो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। और उसके एटीट्यूड को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को हायर किया जाता है, जो दिखने में ही ब्यूटीफुल नहीं होती है बल्कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। तो चलिए शुरू कर। ड्रामा की स्टार्टिंग एक कार के अंदर से होती है, जहाँ पर हम दो लड़कियों को बैठा हुआ देखते हैं। एक लड़की जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी होती है, उसका नाम नीसी होता है और वो बहुत ज्यादा शॉक में होती है और कह रही होती है कि ये गाड़ी के अंदर कैसे आई है। और उसके पास में बैठी होती है एक लड़की जिसका नाम लिया होता है, जिसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी होती है। नीसी खुद को देख पा रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। इधर लिया उससे अजीबो गरीब बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जा रही हूँ, वो जगह बहुत ही ज्यादा खास है। वहाँ पर आज तक जो कोई भी गया है वो वापस नहीं आया, क्योंकि उस फैमिली का नेक्स्ट लीडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खास करके उसे गर्ल्स के टच से बहुत ज्यादा एलर्जी है और इसलिए उस रिच फैमिली ने एक ऐसी लड़की को बुलाया है जो उनके बेटे के एटीट्यूड को हैंडल कर ले। और वैसे भी तुम हमारी फैमिली का एक यूजलेस एलिमेंट हो, तो तुम्हें वहाँ ले जाना और अपनी फैमिली की वेल्थ के लिए यूज करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नीजी उसकी बातें सुन रही होती है, तभी उसे रेडियो पर कुछ सुनाई देता है और उसे पता चलता है कि वो अपने टाइम से बहुत ज्यादा आगे ट्रैवल करके आई है और वो फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी कि अपने टाइम में। हमें दिखाया जाता है एक हिस्टोरिकल पीरियड, जहाँ पर एक लड़की को उसकी फैमिली के रॉयल पैलेस में क्वीन बनाया जा रहा होता है। उसे फैमिली की रॉयल कीज मिलती हैं और वो उन्हें देख ही रही होती है कि तभी अचानक रॉयल एरिया में लगा हुआ बड़ा झूमर उसके ऊपर गिर जाता है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। और ये सब कुछ किसी प्लानिंग से कम नहीं लगता। अब प्रेजेंट में उसे रियलाइज होता है कि वो 90 से 20 में ट्रेवल करके आ चुकी है और शायद इसलिए ये लड़की ऐसी बातें कर रही है। सारी सच्चाई पता चल जाती है। लिया उसे लेकर एक बड़े से घर के सामने खड़ा कर देती है और कहती है, यही है तुम्हारी मंजिल। लगता है कि इसके बाद तुम हमें कभी भी देखने के लिए नहीं मिलोगी। उम्मीद है कि तुम्हें ये सारी चीजें बुरी लग रही होंगी, पर हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। और इंसान जैसी खड़ी खड़ी देख रही होती है। लिया को लगता है कि नीसी जब चुपचाप सुनती रहेगी तो वो उसे धक्का देती है और कहती है, यहाँ खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रही हो, अंदर जाओ, अपना काम करो जाकर। ये सुनकर नीसी को गुस्सा आता है और वो लिया के पास जाती है और उसका हाथ में रोक देती है और कहती है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, अपने काम से काम रखो, दोबारा यहाँ दिख मत जाना। अगर मेरे आस पास तुम नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर लिया को बहुत ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि इससे पहले ये लड़की कभी जवाब नहीं देती थी। लेकिन जैसे ही वो नीसी से कुछ कहने लगती है, उससे पहले ही उन्हें एक शोर सुनाई देता है और पता चलता है कि घर के अंदर के सभी बड़े लोग भागते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो जो लीडर है वो पागल हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन भागता हुआ बाहर आता है, जो फैमिली का करंट लीडर है, और अंदर जो चिल्ला रहा है वो उसका ग्रैंडसन है। वो बार बार अपने ग्रैंडसन तैनियोन से कह रहा होता है कि देखो तैनियोन, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हर इंसान को अपनी लाइफ में एक न एक बार शादी तो करनी ही होती है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। इधर लिया इस मौके का फायदा उठाती है। वो ओल्ड मैन के पास जाती है और कहती है, ग्रैंडफादर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके ग्रैंडसन के लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आई हूँ और ऐसा लगता है कि इसके आने के बाद आपके सारे बुरे दिन मिट जाएंगे। और वो नीसी को उनके सामने प्रेजेंट कर देती है और कहती है, हमारी बात हुई थी ना, यही वो लड़की है जो आपके ग्रैंडसन को हैंडल कर सकती है। इसके बदले में जो भी पैसे और बाकी सारी चीजों की बात थी वो आप मेरे घर भिजवा देना। ये सुनकर ग्रैंडफादर नीसी के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम यहाँ कुछ पैसों के लिए आई हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरा ग्रैंडसन इतनी आसानी से हैंडल नहीं होगा। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस हो तभी ये काम करना। नीसी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और बोलती है, आप टेंशन मत लें, और वो अंदर जाने लगती है। अंदर जाते वक्त उसे घर के नौकर भी रोकते हैं और कहते हैं, इस घर के नेक्स्ट ओनर के अंदर कोई शैतान छुपा हुआ है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। जिस पर वो स्माइल करती है और कहती है, तुम देखना मैं इस शैतान जानवर को कैसे अपने काबू में करती हूँ, तुम लोग भी यकीन नहीं करोगे। अंदर जाकर हमें दिखाया जाता है कहानी का मेल हीरो तानियोन। अब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तानियोन बोलता है, तो अच्छा, ग्रैंडफादर ने अब तुम्हें भेजा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि मैं तुम्हारी आंखों में खो जाऊंगा और जो मैंने डिसाइड किया है वो भूल जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
उसके दोनों हाथों में चाकू होते हैं और वो निजी की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैं 3 से लेकर 1 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम इस बीच यहाँ से नहीं गई तो समझ जाना कि तुम यहाँ की 4 दीवारों में कैद हो चुकी हो। और वो काउंटिंग शुरू करता है, लेकिन निजी वहाँ से नहीं जाती। तान्योन चाकू को फेंक कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन निजी बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है और वो अपने नायाब मूव से सारे अटैक्स को डॉज कर देती है। तान्योन खुद शॉक हो जाता है, घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। फिर निजी उल्टा तान्योन के आसपास चाकू फेंक देती है और अब तान्योन के दोनों हाथ चाकू की धार पर टिके होते हैं और तीसरा चाकू निजी के हाथ में होता है, जिसका निशाना तान्योन की गर्दन होती है। वो चाकू उसकी गर्दन से नीचे उसके सीने तक ले आते हुए बोलती है, इसके बाद जो तकलीफ होगी उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे। तभी घर के सारे लोग अंदर आ जाते हैं और निजी को ये करते हुए देख दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व कर दी, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। निजी बोलती है, मैंने कहा था ना कि मैंने इससे भी खतरनाक शेरों को अपने काबू में किया है, ये क्या चीज है। तान्योन अब खड़ा होता है और बोलता है, मैं कोई भीगी बिल्ली नहीं बन गया हूँ, मैंने तो बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम एक लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। इस पर निजी कहती है, ओ प्लीज, अभी 2 मिनट पहले तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे थे, अब तुम मुझे मेरी कैपेबिलिटीज मत बताओ। अगर मैंने दोबारा वो मूव शुरू किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अचानक निजी तान्योन को गोद में उठा लेती है और कहती है, मुझे लगता है कि मेरे मसल्स भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है और अगर तुम चाहते हो कि ये सारी चीजें पूरे मीडिया में लाइव ब्रॉडकास्ट ना हो तो चुपचाप वही करो जो ग्रैंडफादर तुमसे कह रहे हैं। वो उसे नीचे उतार देती है। तान्योन बोलता है, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो। निजी बोलती है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। अब यहाँ पर तान्योन बहुत ज्यादा डर जाता है निजी से और उसे एहसास हो जाता है कि लड़की इसलिए यहाँ से जाने वाली नहीं है। इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है, ठीक है, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। निजी बोलती है, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, पर उससे पहले मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तान्योन को लग रहा होता है कि वो इस मैरिज में एक लड़का है और उसकी वाइफ को उसकी बात सुननी चाहिए, पर निजी खुद में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होती है कि उसे किसी की नीड नहीं होती और वो तान्योन से कहती है, चलो अभी चलकर हम मैरिज ब्यूरो से अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तान्योन और निजी अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तान्योन उससे बोल रहा होता है, इन सब चीजों को लेकर खुश मत होना, ये सब कुछ मैंने ग्रैंडफादर के कहने से किया है। निजी बोलती है, और मेरा डर उसका क्या जो तुम्हारे दिल में। तान्योन बोलता है, देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, पर मैं तुम्हें बता दूं, ग्रैंडफादर बस मुझसे ये चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक ग्रेट ग्रैंडसन लेकर आऊँ जिसको वो अपने मरने से पहले देख कर जाए। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी शादी सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट्स रहेगी, हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। और तुमने ये बात सुनी होगी कि अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश भी की तो शायद मैं तुम्हें जान से मार दूं। निजी वो मैरिज सर्टिफिकेट उसकी गर्दन पे रख देती है और बोलती है कि इसकी धार भी उतनी तेज है जितनी तुम्हारी जुबान की है। अगर चाहते हो कि तुम यहाँ से सेफली जाओ और पब्लिक के सामने ना पिटो तो अपनी जुबान कम चलाओ और दोबारा मुझसे इस तरीके की बकवास मत करना, और खासकर टोन में। और वो धीरे धीरे करके तान्योन के क्लोज जाने लगती है। तभी आसपास की पब्लिक आकर उसे देख लेती है और बोलती है, ये तो वही रूड प्रिंस है ना जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें उड़ी हुई हैं कि ये बहुत ज्यादा रूड है, लेकिन ये तो एक लड़की के सामने कैसे बीकी बिल्ली बना हुआ है। तान्योन को लगता है कि उसका ऑरा यहाँ पर माइनस हो गया है सिर्फ इस लड़की की वजह से। वो निजी से बोलता है, मेरे फैंस मुझे देख रहे हैं, पीछे हट जाओ। निजी बोल देती है, ठीक है, और हम देखते हैं कि वो तान्योन को गुड बाय बोलकर सीधा कार में बैठ जाती है। तान्योन बोलता है, इस लड़की के साथ मैं कैसे डील करूंगा, ये तो दिन के दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तभी वो देखता है कि निजी कार लेकर तो वहाँ से चली गई है। अब तान्योन घर कैसे आएगा। वो निजी को अपनी आंखों के सामने वहाँ से जाता हुआ देखता है। अब वो जैसे तैसे करके घर पहुँचता है। तभी उसकी मुलाकात घर के बटलर से होती है। तान्योन बोलता है, वो लड़की कहाँ पर है, जिस पर बटलर जवाब देता है, मैडम तो कब की अंदर आ गई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है, उस लड़की के चक्कर में मेरा दिमाग घूम गया है, आज मेरे फ्रेंड्स ने उसके हाथों मुझे पिटता हुआ देख लिया होता, मुझे कुछ करना है, मैं उस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अगर वो ऐसे ही मेरे घर में बनी रही तो मेरा ऑरा माइनस हो जाएगा, लोगों के सामने जो मेरी रूड प्रिंस की इमेज बनी हुई थी वो खराब हो जाएगी, मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। और वो बटलर के साथ मिलकर नई प्लानिंग बनाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर के अंदर का सीन, जहाँ पर ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही रेयर पेंटिंग बनाई होती है और उन्हें पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है। उन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल भी यूज किया होता है
और वो बस उस पेंटिंग को निहार रहे होते हैं और सबके सामने तारीफ कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर बटलर कुछ चाय वगैरह लेकर आता है और वो नीजी को बोलता है कि आप इस घर में नई हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने हस्बैंड को सर्व करें। और तैन्योन भी उसकी बात पर सहमति दिखाता है और बोलता है कि मेरे लिए भी एक कप चाय लेकर आओ। नीजी जैसे ही उठती है और चाय लाने लगती है, तैन्योन की स्माइल में कुछ चेंजेस लग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इसने कुछ न्यू प्लानिंग कर रखी है नीजी को फंसाने के लिए। वो बस देख रहा होता है, लेकिन नीजी जो होती है वो तैन्योन की तरफ चाय ना ले जाकर सीधा ग्रैंडफादर की तरफ ले जाती है। और तैन्योन को लगता है कि उसका जो प्लान है वो यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे ही ग्रैंडफादर उसके हाथ से वो कप लेने लगते हैं, ये बोलकर कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के हाथ से मेरी पहली चाय है, और वो खुश होने लगते हैं। तभी वो कप नीचे से लीक करता है और सारी चाय उनकी पेंटिंग के ऊपर गिर जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ग्रैंडफादर का तो दिल जोर से धड़कने लगता है और कहने लगते हैं, इस पेंटिंग की कीमत आज के टाइम पर 10 मिलियन से ज्यादा है और तुमने क्या किया, अब बताओ मैं इसे कैसे फिक्स करूं। तान्योन को बहाना मिल जाता है नीजी को नीचा दिखाने का और वो उठता है और बोलता है, ग्रैंडफादर आपने इसकी एक दो हरकतों से इसे मेरी वाइफ बना दिया, पर आपको लगता है कि ये हमारी फैमिली में रहने लायक है, ये हमारी फैमिली के नेक्स्ट लीडर की वाइफ बनने लायक है? बिल्कुल भी नहीं। देखा आपने इसने कितनी फेमस पेंटिंग कैसे बर्बाद कर दी, इसको पैसों की कुछ कदर नहीं है। और वो नीजी को उसके ग्रैंडफादर के सामने जलील कर रहा होता है, पर नीजी अभी भी अपना सर ऊंचा करके खड़ी होती है और कहती है, जब कोई इंसान ज्यादा बकवास करता है तो मुझे बड़ा मजा आता है उसके फ्रेजाइल ईगो को तोड़ने का। तुम उसी कैटेगरी में आते हो। और वो किसी को आवाज लगाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नई पेंटिंग आती है और पता चलता है कि इससे पहले जो पेंटिंग ग्रैंडफादर देख रहे थे वो उसी पेंटिंग की कॉपी थी और इन्हें तैन्योन की प्लानिंग के बारे में पहले ही पता था। तैन्योन तो शॉक हो जाता है और कहता है, ये लड़की जो कंट्री साइड से आई है इसे इतना सब कुछ कैसे पता? और यहाँ पर नीजी उसमें यूज हुए एक एक प्रोडक्ट के बारे में भी बताती है। ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस नकली पेंटिंग को फाड़कर तैन्योन के ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं, बदतमीज, दोबारा मेरे साथ ये मजाक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तैन्योन को पनिशमेंट देते हैं कि आज से जितनी भी वेल्थ तुम्हारे नाम जाने वाली थी वो सब कुछ निजी की हुई और अब उसके फ्लो पर सिर्फ निजी का कंट्रोल होगा। निजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तैन्योन हैरान होता है। अब निजी अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तभी तैन्योन उसके पास आता है और बोलता है, अभी तो तुमने बस मेरे एक दो प्लान फेल किए हैं, अगर आगे तुमने ऐसी कोई हरकत की तो ग्रैंडफादर के आने से पहले मैं तुम्हें इस घर से धक्का दे दूंगा। और निजी उसकी तरफ गुस्से से देखती है और उसके हाथ में जो कप होता है वो उसे एक बार में मसल देती है और उसे मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है। और तैन्योन से पूछती है, तुम कुछ कह रहे थे क्या? तैन्योन नीजी की मसल पावर देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी जुबान नहीं खुलती है और वो कांपने लगता है और बोलता है, कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल बात करने आया था। नीजी बोल देती है, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे सर पर बहुत ज्यादा चढ़ रहे हो। अगर तुमने 2 मिनट शांति नहीं रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया? और नीजी वहाँ से जाने लगती है। तान्योन को लग रहा होता है कि एक मामूली सी गाँव से आई हुई लड़की उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है और ये सब कुछ एक रूड प्रिंस की आइडेंटिटी को फेवर नहीं करता है। उसे कुछ न कुछ करना होगा। शाम के टाइम का सीन दिखाया जाता है। तान्योन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में होता है और उन्हें सारी बात बता रहा होता है और कह रहा होता है, उस लड़की के आने से मेरी इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। मुझे जो कुछ भी नहीं करना होता है वो मुझसे सब कुछ करवाती है। वो मुझे डराती है, मुझे मारने की धमकी देती है। तुम लोग कुछ करो। उसके दोस्त बोलते हैं, हमारे पास कुछ प्लानिंग है। तान्योन बोलता है, मैंने सारी प्लानिंग करके देख ली है, उसके ऊपर कुछ असर नहीं करता। उसके दोस्त कहते हैं, अरे तुम टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ, अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगी। तभी अचानक से तैन्योन के पास नीजी का कॉल आता है जो उससे बोलती है, अगर तुम 2 मिनट के अंदर घर नहीं आए तो तुम्हारी लाश यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तैन्योन यहाँ पर डर जाता है, पर उसके दोस्त उसे नीजी को बराबर जवाब देने के लिए बोलते हैं। तैन्योन उससे कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, हिम्मत है तो मुझे यहाँ से ले जाकर दिखाओ। और ये सब कुछ वो अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर दिखाने के लिए कह रहा होता है। उसके दोस्त कह रहे होते हैं, अब तुमने किया ना असली मर्द वाली बात। लेकिन तैन्योन का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा होता है। उसके दोस्त कहते रहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, उसे आने दो, आज उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वो तुमसे दोबारा इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। तैन्योन बोलता है, हाँ सही बात है, मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मेरी वाइफ है, उसे मुझसे दब कर रहना चाहिए और मैं उससे डरता हूँ, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इधर हम देखते हैं कि नीजी अब तैन्योन को लेने के लिए आ जाती है। जैसे ही वो तैन्योन की पार्टी वाले कमरे का
का दरवाजा खोलने जा रही होती है, तभी उसे गेट के ऊपर कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसे पास में एक नौकरानी दिखाई देती है जो गेट को पानी से साफ कर रही होती है। जैसे ही नौकरानी दरवाजा खोलती है, सभी लोग बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि टैनियन के दोस्तों ने गेट के ऊपर पानी से भरी बाल्टी रख दी होती है। उन्हें लग रहा होता है कि अब निजी पूरी तरह भीग जाएगी। निजी जैसे ही गेट खोलती है, बाल्टी नीचे गिरने ही वाली होती है कि वो अपना अगला प्लान निकाल लेती है। वो प्लान होता है एक अम्ब्रेला, जिससे वो खुद को भीगने से बचा लेती है। सब हैरान होते हैं कि इस लड़की के अंदर इतनी तेजी कहाँ से आती है। निजी बोलती है, इसके बाद और कुछ? ये तो बहुत पुरानी और बोरिंग चाल हो गई थी। अब मैं कुछ ऐसा देखना चाहती हूँ जिससे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ऑरा मेंटेन हो सके। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि अभी प्लान खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है। इधर टैनियन सीधे जाकर निजी के पैरों पर गिर जाता है। कहता है, ये सब कुछ इनके कहने पर किया, मुझे छोड़ दो मालकिन, मुझे माफ कर दो। वो उसे कहती है, अच्छा तो मेज पर बैठ जाओ, और वो टैनियन को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाने लगते हैं। लेकिन निजी बहुत स्मार्ट होती है। उसे एहसास हो जाता है कि इसने भी कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। वो टैनियन को उल्टा उसी कुर्सी पर बैठा देती है। एक बार नहीं, दो बार। टैनियन बहुत दर्द में आ जाता है, क्योंकि उन्होंने कुर्सी पर तेज नुकीली पिन लगा रखी होती है, और उन्हें पता चलता है कि उनकी ये चाल भी फेल हो गई है। अब हम देखते हैं कि टैनियन के सभी दोस्त खुद ही किरकिराकर निजी के सामने माफी मांगने लगते हैं। उनके हाथों में ड्रिंक होती है और वे निजी को पीने के लिए कहते हैं, पर निजी उनका वो प्लान भी खराब कर देती है और सारी ड्रिंक्स फैला देती है। टैनियन को एहसास हो जाता है कि अब निजी के आगे सब फेल हो चुका है, और वो कहती है कि मैं नीचे पार्किंग में हूँ, 5 मिनट के अंदर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अब सभी बॉयज पार्किंग में जाते हैं और निजी कार के अंदर बैठी होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कार के अंदर किसी क्लॉक की आवाज आ रही है। वो जैसे ही देखने लगती है तो वहाँ एक बॉम्ब होता है। ये बॉम्ब असली होता है, जिसमें टाइमर लगा होता है, और वो 20 या 25 सेकंड में फटने वाला होता है। तानियन देखता है कि निजी दरवाजा नहीं खोल पा रही होती है और वो संघर्ष कर रही होती है। तानियन कहता है, असली बॉम्ब में धुआं आता है ना, नकली बॉम्ब धुआं नहीं देता, वो सिर्फ साउंड करता है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने यहाँ कुछ गड़बड़ की है। उसके दोस्त डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, पर तानियन अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो निजी की मदद करता है दरवाजा खोलने में, और जैसे तैसे दरवाजा खुल जाता है और निजी जोर का धक्का देकर उसके ऊपर गिर पड़ती है और आखिरी सेकंड में बॉम्ब फट जाता है। दोनों बच जाते हैं, पर तानियन की नाक से खून आ रहा होता है, क्योंकि निजी उसके काफी नजदीक आ गई होती है और उसे लड़कियों के टच से एलर्जी होती है। तानियन बोलता है, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था मुझसे दूर रहना, मुझे अस्पताल ले चलो। निजी बोलती है, अस्पताल किससे ले चलूं? तुमने कार में बम रखा था, वो तो ब्लास्ट हो चुका है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों ठीक हो? तानियन बोलता है, ये तुमने क्या किया? हम दोनों मरते मरते बचे हैं, अब दोबारा ऐसा कोई प्रैंक मत करना। वे सब लोग निजी से माफी मांगते हैं। तभी क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। उन्हें शोर सुनाई दिया होता है। जब उन्हें पता चलता है कि पार्किंग में बम ब्लास्ट हुआ है, तो वो सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने किसी आदमी को काला बैग लेकर जाते हुए देखा था। सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया जाता है, पर विलन नहीं दिखाया जाता। हो सकता है ये सब उसके फ्रेंड्स ने नहीं किया हो, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि निजी वहाँ से चली जाती है। तानियन अपने दोस्तों से कहता है, दोबारा ऐसा मजाक मत करना, अगर उसे गुस्सा आया तो वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी और इसका बदला मुझे बुरी तरह मार कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि टैनियन अपने घर आता है और कहता है, क्यों ना हम कहीं वेकेशन पर चले जाएं, शायद मुझे निजी से कुछ दिन छुटकारा मिल जाए। उसके दोस्त कहते हैं, आज के प्रैंक के बाद हम सब सिस्टर इन लॉ से दूर रहना चाहते हैं, और वे उसका कॉल काट देते हैं। टैनियन बोलता है, इनको क्या हुआ? क्या निजी इतनी खतरनाक है कि ये सब उसे मिलना भी नहीं चाहते? फिर वो अपने बेडरूम में जाता है, वहाँ निजी पहले से बैठी होती है। टैनियन बोलता है, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? यहाँ से जाओ, इस घर में इतने रूम्स हैं, तुम्हें यही रूम मिला? निजी अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है, लॉ के हिसाब से हस्बैंड और वाइफ को एक साथ सोना चाहिए, समझ में आया? या तुम चाहते हो कि ग्रैंडफादर को पता चल जाए कि तुमने ये शादी सिर्फ उनका मन रखने के लिए की है, तब उनकी सारी प्रॉपर्टी डोनेट हो जाएगी। क्या तुम ये चाहते हो? टैनियन बोलता है, अरे बात हमेशा पैसों पर आकर रुक जाती है, वरना मैं तुम्हें बहुत पहले इस घर से धक्के मारकर निकाल देता। निसी बोलती है, तुम कुछ कह रहे हो? टैनियन बोलता है, कुछ भी नहीं मैडम, और वो पिलो लेकर नीचे सोने जा रहा होता है कि तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती
आती है। वो आवाज उसके ग्रैंडफादर और सिक्योरिटी गार्ड की होती है जो उनके कमरे के बाहर नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि आज रात उन्होंने नीजी और तान्योन की पहली रात सेलिब्रेट कराने के लिए कुछ प्लानिंग की होती है और उनके खाने में कुछ मिला दिया होता है। थोड़ी देर में नीजी खाने के असर में आ जाती है और वो तान्योन के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है, ग्रैंडफादर को जो गिफ्ट चाहिए हमें उन्हें देना होगा। तान्योन बोलता है, तुम पागल हो गई हो, हमारे बीच ये फिक्स हुआ था कि कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। नीजी बोलती है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तान्योन शॉक्ड होकर कहता है, तुम पागल हो चुकी हो, मैंने ऐसा क्या खा लिया है? और नीजी बोलती है, मुझे नहीं पता। तान्योन कहता है, मुझसे दूर हट जाओ, जाकर चुपचाप सो जाओ, तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत खतरनाक हूँ। लोग मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन नीजी को कुछ सुनाई देता ना, और वो तान्योन के साथ रोमांटिक हो जाती है और इनके बीच में क्लोज होने लगते हैं। इधर ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से शोर सुनाई दे रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं, अब तुम देखना कुछ महीनों के अंदर इस घर में एक छोटा बच्चा घूम रहा होगा, मेरा ग्रेट ग्रैंडसन। उसके लिए तो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। तान्योन को तो मैंने जैसे तैसे कन्विंस किया नीजी से शादी करने के लिए, पर ये लड़की भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसका बटलर कहता है, हाँ बॉस, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार था इन सारी चीजों का। अब वो बोलते हैं कि इसके बाद तो मैं इजीली कहीं भी जा सकता हूँ घूमने, क्योंकि अब मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है। मेरे ग्रैंडसन की शादी भी हो गई है और कुछ दिन में वो दोनों पेरेंट्स भी बन जाएंगे। इससे ज्यादा एक्साइटेड चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। उसका बटलर कहता है, अब आपको रेस्ट करने के लिए चलना चाहिए, और वो ग्रैंडफादर को रेस्ट करने के लिए ले जाता है। और उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर टैनियोन और नीजी के उठने का इंतजार कर रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम लोग इतना लेट क्यों उठे? जिस पर टैनियोन कहता है, आप पूछिए, कल रात मेरी तो आंख लेट लगी थी, इससे पूछिए आपकी ग्रैंड डॉटर से, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। नीजी बोलती है, बकवास बंद करो। जिस पर टैनियोन बोलता है, मैंने कुछ रूल्स बनाए थे, तुमने उन रूल्स को ब्रेक किया। नीजी बोल देती है, मैंने उन रूल्स को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वो तो तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे, समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे थे। टैनियोन बोलता है, मेरी इंसल्ट करना बंद। तभी ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं, मेरे पास कुछ सरप्राइज है, और वो एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड लेकर आते हैं और वो कहते हैं, तुम लोग कल आधी रात को वापस आए थे ना? और उसके बाद वो नीजी से कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें फाइटिंग और बाकी की चीजों का बहुत ज्यादा शौक है, और इस स्वॉर्ड को एक रियल स्किल मैन ही चला सकता है जिसने हिस्टोरिकली चीजों को ऑब्जर्व किया हो, और ये तुम्हारे काम आने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से टैनियोन की हरकतें दिन के दिन बढ़ती जा रही हैं, तो मुझे इसको बहुत जल्दी यूज करना पड़ेगा। टैनियोन को समझ आ जाता है कि ग्रैंडफादर नीजी के साथ मिलकर उसको सूली पर लटकाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो बोलता है कि आपकी हर एक बात मेरे ऊपर आकर क्यों अटक जाती है? क्या मैं इतना बुरा हूँ आपके दिमाग में? मुझे तो लगता है कि आपका ग्रैंडसन मैं नहीं हूँ, नीजी है, जिसको आप इतना ज्यादा फेवर कर रहे हैं। ग्रैंडफादर बोलते हैं, उसके अंदर एबिलिटीज हैं इस फैमिली को आगे तक ले जाने की, और मैं जानता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीजी को वो सोट देते हैं। नीजी सोट को देखती है और कहती है, टैनियोन, कल से तुम्हारी फील्डिंग इसी सोट से सेट करूंगी, जिसको सुनकर टैनियोन को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मुंह लटकाकर वहीं पे बैठ जाता है, और ग्रैंडफादर कहते हैं, नीजी, तुम्हें फैमिली बिजनेस को भी लुक आफ्टर करना पड़ेगा, क्योंकि इस उल्लू के पट्टे के हवाले में कुछ भी नहीं छोड़ सकता हूँ। और वो अपने बटलर से कहते हैं, सारी चीजों की तैयारी करो, हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जिस इंसान को इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसके बाद नीजी को उसकी एक कार मिलती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कार से कंपनी को विजिट करने जा रही होती है, पर टैनियोन उससे पहले ही जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, और नीजी सीधा जाकर उसकी लैब में बैठ जाती है और कहती है, तुमने क्या सोचा था, तुम यहाँ बैठ जाओगे तो सब इजी हो जाएगा? लेकिन टैनियोन को तभी अचानक से नोज ब्लीडिंग होने लगती है, और वो सारा ब्लड निकलकर नीजी के कपड़ों पर गिर जाता है। टैनियोन बोलता है, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। नीजी बोलती है, तुम इतना ज्यादा डरते क्यों हो, तुम अपने अंदर का डर बाहर निकालो। और उसके बाद हम देखते हैं कि टैनियोन उसे रिक्वेस्ट करता है, नीजी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर लैंड डॉक्टर के पास क्या होता है, तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है लिया को, जो अपनी मॉम के साथ होती है, और उसे नीजी की हालत देखकर लग रहा होता है कि टैनियोन ने उसे
बहुत ज्यादा मारा है और वो निजी को देखकर अपनी मॉम से कहती है, मैंने बोला था ना, उसे ऐसी फैमिली में छोड़कर आए हैं जहाँ पर लोग उसे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखो उसकी हालत कितनी बुरी तरीके से हो रखी है। हमें तो लगता था कि वो जो प्रिंस है वो सिर्फ रूड है, पर वो डोमेस्टिक वायलेंस को भी प्रमोट करता है। और वो लोग निजी के पास जाते हैं और कहते हैं अब तो ये बहुत ज्यादा डरी हुई होगी। निजी कहती है, ये हमारे फैमिली बिजनेस का डॉक्यूमेंट है, इस पर जल्दी से साइन करवा दो। अपने ग्रैंडफादर से कहकर इसको आगे प्रोसेस करवाना होगा। निजी उनकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या बकवास कर रही हो। लिया बोलती है, वही जो तुम नहीं बताना चाहती हो। निजी बोलती है, तो तुम मुझे एक्सप्लेन करो, ऐसा तुम क्या बोल रही हो। लिया बोलती है, यही कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें दिन रात मारता है और तुम उसका वायलेंस टॉलरेट कर रही हो। ठीक है, हम समझ चुके हैं कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस रिलेशनशिप में हमारा काम करवाओ चुपचाप से, हमसे बहस मत करो। निजी बोलती है, तुमने ये सारी चीजें कैसे पता की, क्या कोई प्रूफ है। जिस पर लिया बोलती है, तुम्हारे कपड़ों पर जो ब्लड लगा है ना, वही इन सारी चीजों का बहुत बड़ा प्रूफ है। जिस पर निजी हंसने लगती है और कहने लगती है, तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी ये बात मानूंगी। तभी लिया की मॉम पीछे से कहती हैं, तो मैं ये बात मानने पे मजबूर कर दूंगी, तुम्हारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। और उनके हाथ से तो पेपर लेती है। उन्हें लग रहा होता है कि वो चुपचाप से इन पेपर्स पर साइन करवा देगी, पर वो उनके मुंह के सामने पेपर्स को फाड़कर हवा में फेंक देती है और कहती है, अब कलेक्ट कर लो एक एक पीस इसका, उसके बाद मैं सिग्नेचर करवाकर तुम लोगों को दे दूंगी। जिस पर लिया और उसकी मॉम शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने पता नहीं क्या कर डाला है, इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। निजी बोलती है, पर मुझे पनिश करेगा कौन। जिस पे लिया हंस देती है और कहती है, मुझे लगता है कि मार खा खाकर तुम्हारा दिमाग घुटनों में पहुंच चुका है। तभी अचानक वहाँ तानियोन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कई सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं। लिया की मॉम जैसे ही तानियोन के ग्रैंडफादर को देखती हैं, वो उनके पास जाती हैं, कहती हैं, कैसे हैं आप, देखा कैसे आपके रिलेटिव को ये छोटी सी नौकरानी टॉर्चर कर रही है। क्या आपने इसे बताया नहीं कि बड़े लोगों के सामने कैसे रहते हैं और हमारे बीच में क्या बात हुई थी, क्या डील हुई थी। जिस पर ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, अपनी जुबान सही से चलाओ, वो नौकरानी नहीं है, वो हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ है तानियोन, और उसने एक लीगल मैरिज कर ली है और उनके सर्टिफिकेट्स भी आ चुके हैं। लिया शॉक होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने अपनी जुबान दी थी कि पहले आप हमें अपने पैसे देंगे, उसके बाद इसकी शादी करवाएंगे, पर आपने बिना पैसे दिए इसकी शादी कैसे करवाई, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जिस पर तानियोन के ग्रैंडफादर कहते हैं, अब जब दो लोगों की मर्जी थी तो मैं उनके पर्सनल लाइफ में कैसे इंटरफेयर करता। और उसके बाद ये भी बताते हैं कि जो तानियोन का बिजनेस है उसको यही लुक आफ्टर कर रही है। ये सुनकर उन दोनों को बहुत बड़ा शौक लगता है। लिया की मॉम तो निजी को बहुत उल्टा सीधा कहती है। निजी बोलती है, बकवास बंद करो, आप मेरी मदद नहीं हो सकती। जिन्होंने मुझे 10 साल तक कंट्री साइड के एरिया में छोड़ दिया था और उसके बाद मुझे एक रिच फैमिली में इसलिए छोड़ा गया ताकि मैं एक सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल हो सकूं आपकी डॉटर की जगह, और वो मुझे मार दे और फिर आप तानियोन की शादी अपनी डॉटर लिया से करवा दे। आपकी मैं सारी की सारी प्लानिंग जानती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, अपना दिमाग के चक्कर में मत खराब करो निजी, शांत हो जाओ, हम यहाँ से चलते हैं। और निजी वहाँ से ग्रैंडफादर के साथ चली जाती है। लिया की मॉम कहती है, ये क्या हो गया, हमें तो लगा था कि इस लड़की को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन ये तो उस जगह की महारानी बन गई है। जिस पर लिया बोलती है, मदर हमें लग रहा है कि इन सब चीजों में कुछ न कुछ झोल हो सकता है, कि ग्रैंडफादर पब्लिक में इमेज बनाने के लिए ये सब कुछ झूठ बोल रहे हों, ऐसा कुछ हो ही ना। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या बोल रही हो, पर मैं इस बेइज्जती को ऐसे हजम नहीं कर सकती, मुझे इसका बदला लेना होगा। हम इसे अपने घर पर बुलाते हैं और फिर रिवेंज लेते हैं। मैं भी देखती हूँ कि आसमान तक कैसे जाती है, इसको जमीन पर लाकर पटकना ही होगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है, हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये लड़की बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है, हमें इसे मजा चखाना होगा। इधर सीन में दिखाया जाता है कि तानियोन निजी की लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसने किसी को भेजा था निजी के बारे में सब पता लगाने के लिए, और उसे निजी के एक एक टॉर्चर और दुख के बारे में पता चलता है कि उसकी खुद की फैमिली ने उसे कितना ज्यादा टॉर्चर किया है। और उसे अपनी गलतियां रियलाइज हो रही होती हैं कि वो जब इस फैमिली में आई तो भी उसे टॉर्चर ही मिलने वाला था, और वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहा होता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें उस लड़की के लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तानियोन बोलता है, मैं गलत था, मुझे किसी की लाइफ के बारे में पहले से पता नहीं था कि उसने क्या क्या फेस किया है। अगर वो मेरी फैमिली में 2 वक्त की रोटी चैन से खा रही है तो मुझे उसे शांति से जीने देना चाहिए था।
उसके बाद वो टाइम देखता है और बोलता है 11 बजे गए। नीजी ने बोला था कि मैं 11 बजे तक घर वापस आ जाऊं वरना वो नाराज हो जाएगी। वो वहाँ से जाने लगता है। उसके फ्रेंड को समझ में आ जाता है कि तेन्योन को अब धीरे धीरे नीजी से अटैचमेंट होने लगी है। तेन्योन जैसे तैसे करके घर पहुँचता है और जाकर सबसे पहले घर की नौकरानी से पूछता है कि नीजी कहाँ है, जिस पर वो जवाब देती है मैडम ऊपर रूम में जाकर सो गई हैं। उन्होंने कॉफी मांगी थी, गलती से वो गर्म कॉफी उनके हाथ पर गिर गई है। ये सुनकर तेन्यो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है तुम लोगों से ध्यान से काम नहीं होता, तुम किसी को जलाकर या मारकर ही मानोगे, थोड़ा पेशेंस से काम किया करो। जिस पर नौकरानी माफी मांगती है। तेन्यो ऊपर जाता है तो नीजी अभी भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही होती है। जैसे ही वो तेन्यो को देखती है वो डॉक्यूमेंट उसे देती है और कहती है जाकर ग्रैंडफादर को दे दो और बता दो मैंने सब चेक कर लिया है। जिस पर तेन्योन उसे कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा हाथ जल गया है, तुम्हारे हाथ पर कॉफी गिर गई है। नीजी बोलती है अगर मैं बता भी देती तो क्या फर्क पड़ता। तेन्योन बोलता है बकवास बंद करो, मुझे बताओ। जिस पर नीजी कहती है ऐसे कई सारे टॉर्चर्स मैंने झेले हैं। मेरी स्टेप मॉम ने मुझे कंट्री साइड में छोड़ दिया था। कभी कभी तो मुझे भारी सर्दी में बाहर छोड़ देती थी, माइनस टेम्परेचर में। कभी गर्म पानी डालना, कभी ठंडे पानी से टॉर्चर करना, ऐसी कई सारी चीजें, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेन्योन तो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और वो सो जाता है। फिर सीन में दिखाया जाता है कि सोते हुए तेन्योन को एक बुरा सपना आ रहा होता है। ये सपना उसके बचपन का होता है जहाँ उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और उसने उसे किडनैप कुछ पैसों के लालच में किया था और ये शायद किडनैपिंग तेन्योन की स्टेप मॉम ने करवाई होती है और वो तेन्योन को टॉर्चर कर रहा होता है। उसने तेन्योन को ठंडे पानी से नहलाया होता है और इस मासूम से बच्चे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है और शायद उसी चीज का ट्रॉमा अभी भी तेन्योन को होता है। वो पसीने से लथपथ होकर उठता है और नीजी की तरफ देखने लगता है और उसकी ब्यूटी को निहारने लगता है क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही होती है। वो उसे टच करने जाता है कि नीजी की आंख खुल जाती है और वो कहने लगती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आधी रात को तुम मुझे हाथ लगा रहे हो, क्या तुम्हारी नींद में चलने की आदत पड़ चुकी है। तेन्योन एक्सक्यूज बनाता है और बोलता है कि दरअसल मुझे बाथरूम जाना था, मुझे माफ करना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नीजी बोलती है अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हारी आंखें निकालकर दूर फेंक दूंगी। तेन्योन बोलता है तुम हर वक्त मारने और काटने की बात क्यों करती हो। नीजी बोलती है तुम दिमाग कम चलाओ, तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है और वो तेन्योन को सोने के लिए भेज देती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे नीजी अपनी फैमिली के पास वापस जाती है जहाँ पे लिया, उसकी स्टेप मॉम और उसका डैड बैठे होते हैं। जैसे ही वे नीजी को देखते हैं उससे ना पानी का पूछते हैं ना खाने का। वे उन पेपर्स को उठा लेते हैं और उसके डैड कहते हैं हमारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुमने अपनी मॉम और अपनी सिस्टर की बेइज्जती सबके सामने की है। तुम खुद को समझती क्या हो। तुम इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन दो, 2 दिन के अंदर करा कर ला कर दो क्योंकि हमारा बिजनेस आगे भी बढ़ाना है, वरना हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। नीजी बोलती है तो आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप लोग मुझे टॉर्चर करेंगे और मैं इस टॉर्चर को टॉलरेट करती रहूंगी। वैसे मैं बता दूं पुरानी कहानी अब खत्म हो चुकी है, ये नई कहानी मैं लिख रही हूँ। और वो अपने डैड के हाथ से पेजेस लेती है और एक बार फिर उन्हें वही नजारा करके दिखा देती है जो उसने लिया और उसकी मॉम के सामने उसे हॉस्पिटल में किया था। वो पेपर्स को फाड़ कर हवा में फेंक देती है और कहती है उस दिन तो सिर्फ 2 लोग थे इसलिए इन पीसेस को कलेक्ट नहीं कर पाए, आज आप 3 लोग हो, एक एक करके इन पीसेस को कलेक्ट करो। उसके डैड बोलते हैं समझ में आ चुका है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी बन चुकी हो, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वो स्टिक उठा लेते हैं और उसके बाद वो नीजी के ऊपर अटैक करने ही जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से तान्योन आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि शायद तान्योन नीजी को सपोर्ट करने आया है। हिया की मॉम सीधा तान्योन के पास आती है और कहती है देखा बेटा, ये ऐसे ही सबसे बदतमीजी करती है। और यहाँ पर जो लिया होती है वो भी तान्योन के कान भर रही होती है और कह रही होती है आप दोनों की शादी हो चुकी है लीगली, तो ये आपकी वाइफ है। हस्बैंड का ही काम होता है कि वो अपनी वाइफ को डिसिप्लिन में रखे, आप प्यार से रखें या मार कर रखें, इससे क्या फर्क पड़ता है। और तान्योन उन दोनों की बकवास सुन रहा होता है और वो दोनों तान्योन को नीजी के अगेंस्ट में भर रहे होते हैं। उसके बाद ये तान्योन को स्टिक देते हैं और कहते हैं इसने हमसे बदतमीजी की है, उम्मीद है कि तुम ही इसे डिसिप्लिन में ला पाओगे कि बड़े लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि हम तो समझा कर थक चुके हैं। हमें नहीं पता था हमारी ये लड़की इतनी ज्यादा बदतमीज निकल जाएगी। अब आपको इसके साथ जो करना है आप कर सकते हो। यहाँ पर नीजी का डैड भी तान्योन को स्टिक देता है और नीजी को मारने के लिए फेवर करता है। तान्योन स्टिक लेता है और उन्हें लगता है कि अब नीजी की तो बुरी हालत होने वाली है, लेकिन तान्योन उल्टा उन सबको स्टिक से मारने लगता
लगता है। सबसे पहले वो अपने फादर इन लॉ को मजा चखाता है, उसके बाद अपनी मदर इन लॉ को, और उसके बाद वो जाता है लिया के पास, उसे भी 2-3 स्टिक लगा देता है और कहता है तुम लोग कैसी विमेन हो जो एक औरत को मारने के फेवर में हो? क्या यही तुम्हारा तरीका है? क्या यही तुम्हारी अपब्रिंगिंग है? वो तुम्हारे घर की कोई नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारी डॉटर है, इसे समझना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि तेन्योन फाइनली वो स्टिक मीजी के हाथ में दे देता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है, तुम जो करना चाहो इनके साथ कर सकती हो, एंजॉय करो। लिया के पास जाती है और अपनी मॉम से कहती है तो आप खुद को मदर कहती हैं, क्या आपको कभी मेरे लिए सिंपैथी नहीं आई जब आपने मुझे भारी आग में धकेल दिया था, गाँव के किसी घटिया इंसान को मुझे बेच दिया था? क्या यही आपका प्यार है? क्या यही आपकी ममता है? और वो उन्हें बुरी तरह से हिट कर देती है। अब ये लोग बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। तेन्योन और नीजी वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर नीजी पूछती है तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रुकूं? क्या तुम्हें डर था कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे और मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी? तान्योन अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए नीजी से झूठ बोलता है कि मैं बस कुछ काम से आया था, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर रहे होंगे और मुझे तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी महसूस नहीं होती है, तो मुझसे दूर रहो। ये सुनकर नीजी हैरान होती है और वो तान्योन के क्लोज चली जाती है और उसकी लैप में बैठ जाती है और कहती है अच्छा अब भी नहीं? तान्योन बोलता है तुमको क्या लगता है? नीजी बोलती है देखो इसका प्रूफ तो यही है कि तुम्हारी नोज से अभी ब्लड नहीं आया और इसका मतलब तुम अब मेरे टच से कंफर्टेबल हो चुके हो। तान्योन बोलता है बकवास बंद करो। नीजी उसके ऊपर से हट जाती है और कहती है काम की बात करें, कंपनी में नए सारे कॉर्पोरेशंस आने वाले हैं, हमें उन्हें डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नीजी सीधा ग्रैंडफादर के पास जाती है, उनसे बात कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि आखिर क्या स्टोरी है तान्योन के लोगों से दूर होने की, उसे लोगों से इतनी एलर्जी क्यों है। जिस पर ग्रैंडफादर तेन्योन के बचपन में किडनैप होने वाली सिचुएशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तेन्योन को बचपन में उसकी स्टेप मॉम ने किसी को पैसे देकर किडनैप करवाया था। उस इंसान ने तेन्योन को कई दिनों तक टॉर्चर किया और तेन्योन कई दिन तक उसके कब्जे में रहा। हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि हम उसे ढूंढ पाएंगे, पर एक दिन हमें वो झाड़ियों के बीच गिरा मिला। हमारा तो दम टूट गया था अपने ग्रैंडसन को इस सिचुएशन में देखकर, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमारे ग्रैंडसन को नई जिंदगी दी। पर अभी भी मैं डरा हुआ हूँ कि कहीं उसकी लाइफ में दोबारा वो तूफान और सुनामी वापस ना आ जाए, क्योंकि उसके जख्म उन सारी चीजों से भरे नहीं हैं। ये सुनकर नीजी कहती है आप टेंशन मत लो, मैं तेन्योन को प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या कोई और जगह, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। फिर अगले दिन का सीन, नीजी और तेन्योन गाड़ी में बैठे होते हैं। तेन्योन को नीजी के एटीट्यूड में थोड़े बदलाव लग रहे होते हैं। तेन्योन बोलता है तो मुझे पता चला है ग्रैंडफादर एक पब्लिक मैरिज करना चाहते हैं, मतलब वो अपने सभी रिलेटिव्स को बुलाना चाहते हैं। लीगल ही तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। नीजी बोलती है तो तुम्हें ये चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही होंगी ना, तो तुम बताओ इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तेन्योन बोलता है मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही, मैं एग्री कर चुका हूँ इस चीज के लिए। नीजी हैरान होती है और बोलती है तुम्हारे तेवर एकदम से बदल कैसे गए। तेन्योन बोलता है बकवास बंद करो, अगर मैं एग्री नहीं करता तो शायद ग्रैंडफादर अपने बाकी रिलेटिव्स को नहीं बता पाते कि मेरी शादी हो चुकी है और उनका दिल टूट जाता, और मेरे लिए उनका दिल दुखाने से ज्यादा बेहतर है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तभी उनके पास कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स आ जाते हैं जो अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं। तेन्योन को लगता है कि शायद नीजी ने बुलाया है। नीजी बोलती है नहीं, और वे लोग बहुत अजीब सवाल पूछ रहे होते हैं और बार बार उठ पटक क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तेन्योन को गुस्सा आ जाता है। तभी पीछे से एंट्री होती है कहानी की नई विलन की, जो तेन्योन की स्टेप मॉम होती है। वो आते ही कहती है लगता है मेरे बेटे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा बिजनेस के बारे में, और उसे पता भी नहीं है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी में कैसे लाते हैं। आखिर वो फ्रेशर है ना, और उसे ये कंपनी वैसे भी अपने ग्रैंडफादर के सपोर्ट से मिली है। ये सुनकर तेन्योन को गुस्सा आ जाता है। तेन्योन बोलता है कि मैं कहना चाहता हूँ यंग लेडी, मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ और ना ही आप मेरी मॉम हो सकती है, और वैसे भी आपका खुद का एक बेटा है जिसका नाम जैक है ना, तो आप उससे बात कीजिए। आप मुझे बार बार अपने बेटे का नाम लेकर डिनोट मत कीजिए। नीजी सिचुएशन को हैंडल कर देती है, सारे रिपोर्टर्स को भेज देती है और वो तानी उनकी स्टेप मॉम से भी बात करती है और उनसे कह देती है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको ये कंपनी चाहिए ना, तो एक चैलेंज करते हैं, जो कोई भी इस कंपनी के स्टॉक्स को इंक्रीज करवा देगा, इसलिए 1 घंटे के अंदर किसी बड़े से बिजनेसमैन से कॉन्टेक्ट करके वो ये कंपनी जीत ले सकता है, चाहे आप हो, मैं हूँ या फिर आपका बेटा, जिसको जो करना है कर लो। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसान है। नीजी बोलती है हाँ, मेरे लिए तो
तो आसान है, तुम अपनी बात करो। निजी यहाँ पर तानियोन की तरफ देखती है और कहती है कि क्या करना है। तानियोन बोलता है तुम जो भी डिसाइड करो मैं तुम्हारे फेवर में हूँ। निजी और तानियोन एक्टिव में हो जाते हैं और उसकी स्टेप मॉम और उनका बेटा एक टीम में। अब इनके बीच एक बहुत भारी भरकम कंपटीशन का अनाउंसमेंट हो जाता है। सभी मीडिया रिपोर्टर्स उस चीज को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर तानियोन फिर से गुस्से में अनाउंस करता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक औरत जिसने दूसरी औरत का घर छीन लिया हो वो कभी भी मेरी मॉम नहीं हो सकती। मेरी मॉम के बिलीफ और आइडियल दोनों आपसे बहुत ज्यादा अलग थे और तुम कभी वैसी नहीं बन सकती। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम कहती है तुम मुझे हमेशा एक इविल इंसान की तरह डिनोट करते हो, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। तुम चुपचाप से ही कंपनी मुझे दे दो। तानियोन बोलता है ये तो कंपटीशन के बाद पता चलेगा कि कंपनी किसके हाथ में जाएगी। निजी बोलती है मैं आपको बता दूं कि तानियोन कहाँ पर इनफ गुड है और कहाँ पर नहीं, और मुझे लगता है कि वो इस कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट सीईओ है। और ये चीज आपको भी पता है क्योंकि ये कंपनी उसके पेरेंट्स ने ऑर्गेनाइज की थी। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि पर ये तो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है ना। निजी हंसती है और बोलती है कि तानियोन इस फैमिली का एल्डर सन है। आपके बेटे का जन्म इसके बाद हुआ था तो लेजिटिमेट चाइल्ड वही होगा क्योंकि आपने उसके डैड के साथ एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर किया था। तानियोन की मॉम ने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था, तो बार बार किसी को भी बीच में लाने से पहले आप 50 बार सोच लीजिए क्योंकि आप खुद गलती में आ रही हैं। ये सुनकर उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि सब लोग अब उन्हें अंदर जाकर बात करने के लिए बोल रहे होते हैं। अंदर का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर तानियोन का स्टेप ब्रदर पहले से ही चेयरमैन की चेयर पर बैठा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी एम्प्लॉयज को तानियोन के अगेंस्ट में भड़का रहा होता है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा होता है और बोर्ड मेंबर्स के वोट ले रहा होता है उसे कंपनी का सीईओ बनाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि उसे कंपनी का सीईओ बनाने के लिए वहाँ पर तानियोन के ग्रैंडफादर भी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। बातें करने के लिए तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पर रियल काम एक्शन का होता है। और जैसा कि ओरिजिनल अनाउंस किया है कि जो भी स्टॉक मार्केट के स्टॉक को इंक्रीज करेगा गारंटीड प्राइस के साथ, जिससे लगेगा कि कंपनी में प्रॉफिट लेवल बढ़ रहा है, वही इस कंपनी का सीईओ बनेगा। ग्रैंडफादर पूरी उम्मीद से तानियोन की तरफ देखते हैं कि उनका ग्रैंडसन इस चीज को अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेकिन तानियोन बोलता है कि देखो तुम कंट्री साइड से आई हो तो तुम्हें नहीं पता कि जो इस कंट्री के स्टॉक को मैनेज करता है वो हमारी मदद कभी भी नहीं करेगा। निजी बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मैंने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया है कि मैं इस फैमिली को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, और अगर उन्होंने मुझे इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। वो तानियोन की तरफ देखती है और बोलती है तो अब रिलैक्स हो जाओ। हम देखते हैं कि तानियोन थोड़ा परेशान हो रहा होता है और निजी उससे कह रही होती है कि ये सब लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, पर चिंता मत करो, मेरा बैकबोन सपोर्ट तुम्हारे पास है। सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि निजी की साइड के जितने भी स्टॉक्स होते हैं वे बहुत ही हाई प्राइस पर इंक्रीज हो रहे होते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं। तानियोन तो खुद शॉक्ड होता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसने इतने टाइम में कभी भी स्टॉक्स को इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा था और ना ही इतना हाई लेवल प्रॉफिट कंपनी में आया था। सभी एम्प्लॉयज शॉक्ड होते हैं। तानियोन की स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां निजी को पता चलता है कि तानियोन के कुछ दुश्मन हैं जो उसे और उसकी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो वो पहले से डिसाइड कर लेती है कि सब चीजों से कैसे डील करना है। वो एक आदमी से बात करती है जिसके ऊपर उसने पहले कुछ एहसान किया हुआ था। वो आदमी सोच रहा होता है कि निजी मर गई है, पर निजी उसे अपना एहसान याद दिलाती है और उससे मदद ले लेती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि तानियोन अपनी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और कहता है अब पता चल चुका है कि कंपनी का असली मालिक कौन है। जितना प्रॉफिट हमने कंपनी को ला कर दिया है शायद तुम कभी भी नहीं ला सकते थे। हम बस 1 घंटे के लिए यहाँ आए और प्रूफ तुम्हारे सामने है। अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि मेरे बेटे का इस कंपनी में कुछ न कुछ शेयर है। तानियोन बोलता है कुछ भी नहीं है, आप हार चुकी हैं। ग्रैंडफादर बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। तानियोन आखिरकार सीईओ की चेयरमैन चेयर पर बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो निजी के पास जाता है और कहता है मुझे बताओ तुमने ऐसा कैसे किया। तुम कंट्री साइड से आई हो, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें स्टॉक्स की इतनी ज्यादा नॉलेज है। निजी बोलती है अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें ये चीज खराब लग रही है। तानियोन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। निजी उसके करीब जाती है और बोलती है अपनी जुबान कम चलाया करो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ और तुम्हें वही करना है जो मैं बोलूंगी। तानियोन घबराने लगता है। अब इनके बीच एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बन जाती है जहाँ तानियोन अब निजी के आसपास कंफर्टेबल
कंफर्टेबल होने लगता है और इनके बीच अच्छे वाइब्स बन जाते हैं, जहाँ नीजी उस पर हुक्म चलाती है और टेन्योन उसका हर हुक्म मानकर काम करता है। इधर हम देखते हैं कि टेन्योन की स्टेप मॉम अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और कहती है सारी मेहनत करने के बाद भी उस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब वो छोटा था तो उसे किडनैपिंग की जगह मौत दे देते तो शायद आज सब चीजें ऐसी ना हो रही होती। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक नौकर आता है और वो नौकर नीजी की सारी बायो डिटेल्स निकाल कर लाया होता है और उनसे पता चलता है कि नीजी एक गाँव से आई हुई लड़की है जिसे हराना बहुत आसान है। वो खुश होने लगती है और उन्हें ये भी पता चलता है कि कल टेन्योन और नीजी की ऑफिशियल मैरिज है, सबके सामने एक पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह। वो पूछती है हमारा इनविटेशन कार्ड कहाँ है। उनके नौकर बताते हैं कि आपको इनवाइट नहीं किया गया है, वे लोग आपसे किसी भी तरह की बॉन्डिंग या रिलेशन नहीं रखना चाहते। नीजी हैरान होती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेन्योन सीधा ब्राइड रूम में जाता है क्योंकि उसे नीजी से कुछ बात करनी होती है। नीजी उसके सामने आती है। टेन्योन अपनी बात भूल जाता है क्योंकि वो उसकी ब्यूटी को देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और वो कह रहा होता है कि किसी भी ब्राइडल ड्रेस में कोई ब्राइडल इतनी भी प्यारी लग सकती है। उसे इस चीज का पता नहीं था। वो बस उसे देखता रह जाता है। नीजी गुस्से से पूछती है तुम्हें कुछ कहना था। टेन्योन की पत्ती गुल हो जाती है और वो बोलता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम रेडी हो कि नहीं। और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नीजी उसके जाने के बाद स्माइल कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि टेन्योन कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके पास कोई आता है और वो टेन्योन को पीने के लिए कुछ देता है। टेन्योन वो ड्रिंक पी लेता है। इधर हम नीजी की फैमिली को दिखाया जाता है, उसकी स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर और उसके बायोलॉजिकल डैड जो बातें कर रहे होते हैं और पता चलता है कि उन्होंने कुछ प्लानिंग किया है। टेन्योन में 2 मिनट पहले जो ड्रिंक थी उसके अंदर कुछ ऐसा था जिससे टेन्योन नशे की हालत में चला जाएगा और इस मौके का फायदा वे उठा सकती हैं। और वो लोग लिया को पुश कर रहे होते हैं टेन्योन का फायदा उठाने के लिए। लिया बोल रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी मॉम कहती है कि ये सारी प्लानिंग मैंने की है, अगर तुम अभी भी उसकी वाइफ बनना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि लिया अपनी मॉम की बातों में आ जाती है और सीधे टेन्योन के रूम में चली जाती है और टेन्योन को इधर उधर टच करने लगती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कम ऑन, मुझे पता है कि तुम भी यही सब चीजें चाहते हो। वो टेन्योन से अपने पास आने के लिए बोल रही होती है। उसे लग रहा होता है कि टेन्योन नशे में है, पर टेन्योन को देखकर लगता है कि उसने वो ड्रिंक नहीं पी है और वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगता है पर वो सिर्फ अपना कोट उतारता है और लिया को बुरी तरह से मारता है। इधर लिया की मॉम को बाहर लग रहा होता है कि अंदर उनके बीच कुछ हो रहा है। वो एक्साइटेड होती है पर लिया जैसे तैसे अपनी जान बचाकर रूम से बाहर निकलती है और अपनी मॉम से कहती है मगर मुझे बचा लो। उसकी मॉम कहती है टेन्योन तो बहुत तेज है, तुम्हारे बीच में बातें इतनी जल्दी आगे बढ़ गईं। तभी उसकी मॉम उसके हाथों पे बहुत सारे निशान देखती है और लिया बताती है कि टेन्योन को कुछ भी नशा नहीं हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में है। हमने बेवकूफी की जो हमने उसे नशे की हालत में समझा, देखो उसने मेरे साथ क्या किया है। उसकी मॉम कहती है पर तुम्हें बाहर जाकर ये सब कुछ नहीं बताना है, मैं वो बताऊंगी जो मैं तुम्हें बताऊंगी। और लिया कान भर देती है। इधर हम देखते हैं कि नीजी स्टेज पे पहुंचती है और अपने रूम का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर टेन्योन आता है। उनकी शादी होने ही वाली होती है कि लिया की मॉम पार्टी के अंदर तमाशा करना शुरू कर देती है और कहने लगती है ये कैसी पार्टी है जहाँ मेरी एक बेटी से शादी की जा रही है और मेरी एक बेटी की इज्जत को लूटा गया है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिया कहती है मॉम आप ऐसा मत बोलिए, ये मेरी सिस्टर की शादी है, आप सब कुछ बर्बाद मत कीजिए। उसकी मॉम तमाशा करती है और कहती है क्या करूं, जब बेटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो मदर को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो इमोशनल हो जाती है और कहती है मिस्टर टेन्योन मेरी दूसरी बेटी की इज्जत लूटी है और मैं अब क्या करूंगी, इससे कौन शादी करेगा। सभी गेस्ट कहते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है। इधर टेन्योन भी कहता है बकवास बंद करो, जो तुम बोल रही हो उसके पीछे कुछ प्रूफ नहीं है। लिया कहती है मेरे पास प्रूफ है और वो टेन्योन के अंदर जाने की एक वीडियो निकाल लेती है और उसके पीछे से लिया उनके पीछे पीछे जाती है। वो उसकी वीडियो दिखाती है और कहती है देखा आप सबने ये कि दोनों रूम के अंदर अकेले थे, अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी डॉटर को कहाँ ले जाऊंगी, कौन से शादी करेगा। सभी लोगों का निशाना नीजी होती है और उनसे कहती हैं क्या तुम ऐसे मासूम और घटिया इंसान से शादी करोगी जितना तुम्हारी बहन के साथ ऐसी हरकत की है।
निजी बोलती है, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना माइंड बना लिया है कि मैं तहनियोन से शादी करूंगी और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मुझे पता है कि तहनियोन कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तहनियोन निजी का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस पार्टी के अंदर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे यकीन होता है कि निजी के पास अब इन सारी बातों का कुछ न कुछ प्रूफ हो गया है। इधर ग्रैंडफादर भी खुश होते हैं कि उन्होंने सही लड़की को अपनी फैमिली की डॉटर के रूप में चुना है। इधर निजी कहती है, पर सच्चाई कुछ और है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ, और उसकी मदर इधर उधर तमाशा कर रही होती है। निजी अंदर की सीसीटीवी फुटेज मांगती है और पता चलता है कि अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं था। लोगों को सच पता चल जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग लिया और उसकी फैमिली और उसके फादर को ब्लेम करने लगते हैं, पर तहनियोन ने यहाँ छोड़ दिया। तब वो उनके लिए वही मेडिसिन मंगाता है जो वो यूज फैलाने वाले थे और उस मेडिसिन को सभी को जबरदस्ती पीने के लिए बोल देता है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही उस मेडिसिन पीते हैं वे सभी गेस्ट के सामने अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं और इधर उधर उनसे क्लोज जाने लगते हैं। इधर उनके डैड अपनी इज्जत बचा रहे होते हैं, लोगों को रोक रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, ये सब गलत है। सभी के सामने उनकी रेपुटेशन बिगड़ रही होती है और पार्टी में लोग मजे ले रहे होते हैं। एक वेडिंग पार्टी एक रूइन पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है निजी की फैमिली के लिए। उसके बाद रात के वक्त तहनियोन और निजी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। इधर तहनियोन खुद को स्ट्रॉन्ग बता रहा होता है और एक छोटे बच्चे की तरह सारी कहानियां हाथ हिला हिलाकर एक्शन करके बता रहा होता है। निजी बोलती है, अभी तुम्हें सोना नहीं है, जल्दी से जाकर नहा कर आओ। जो कि सुनकर तहनियोन घबरा जाता है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, आखिर ताल में क्या कला है। वो जल्दी से जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है, इस बात का क्या मतलब है जब कोई लड़की आपको रात में सोने से मना करे। उसके फ्रेंड कहते हैं, इसका मतलब है कि वो आपको पसंद करती है और आप दोनों के बीच में कुछ होने वाला है। तहनियोन तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि निजी इतनी ज़्यादा फास्ट है। इधर उसके फ्रेंड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि तहनियोन बाहर जाता है। निजी कहती है, तो अब हमें कहाँ से शुरू करना है। तहनियोन पूछता है, कहाँ से शुरू करना है। निजी कहती है, जहाँ से किया जाता है। जो कि सुनकर तहनियोन शौक से बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें शर्म आ रही है। निजी बोलती है, देखो मुझे इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये बात बहुत टाइम से टली हुई थी, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगी। जो कि सुनकर तहनियोन और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और निजी किसी और चीज को लेकर ये सारी बातें बोल रही होती हैं, जिस पर तहनियोन उससे बोलता है, ठीक है तो चलो शुरू करते हैं, और कहता है, यहाँ नहीं नीचे स्टडी रूम में चलते हैं। इस पर तहनियोन को अब और कुछ गलत लगने लगता है और वो बोलता है, तो मैं इस चीज के लिए लोकेशन भी दूसरी चाहूंगा। ओरिजिनल लोग इस फंक्शन को करवाते थे, इस काम में पूरी टीम चलती थी मैं, लेकिन उसके दिमाग में यहाँ बिजनेस, प्रॉपर्टी और प्रेजेंटेशन के बारे में चल रहा होता है क्योंकि तहनियोन की कल एक प्रेजेंटेशन होती है जो बहुत जरूरी होती है और निजी को रात में इसे रेडी करना होता है। जिस पर निजी कहती है, तो तुम्हें पता नहीं है पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, ऐसे ही तो दी जाती है जब एक टीम होती है, लोग होते हैं। इसे सुनकर तहनियोन हैरान होता है और उसे अपनी गंदी सोच पर हंसी आती है। वो बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने कुछ गलत समझ लिया था। निजी बोलती है, अब चुपचाप स्टडी रूम में चलते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमें इस प्रेजेंटेशन को आज रात पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ लेना है ताकि तुम कल अच्छे से प्रेजेंट कर सको। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जहाँ निजी रेडी हो जाती है प्रेजेंटेशन के लिए और ग्रैंडफादर के पास बैठी होती है। ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं, क्या उसने नालायक ने प्रेजेंटेशन के लिए कुछ तैयारी की है। जिस पर निजी बोलती है, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तहनियोन की स्टेप मॉम भी आएंगी और वो हर टैक्टिक्स अपनाएंगी, पर मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, मैं हर तरीके से प्रोटेक्ट करूंगी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, बस तुम्हारे भरोसे पूरा बिजनेस चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये बिजनेस जब और ग्रो कर जाएगा तब मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेजूंगा और मैं तुम्हारा हमेशा के लिए ग्रेटफुल रहूंगा। निजी की तरफ देखती है और खुश होती है। इधर हम देखते हैं तहनियोन को जो स्टडी रूम से बाहर आया होता है, उन दोनों को बातें करते हुए सुन लेता है और बोलता है कि वो आज बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। थोड़ी देर बाद रेडी होकर आता है। निजी देखती है कि किस मासूम से बच्चा ने अपनी टाई ठीक नहीं लगाई है। वो उसके कपड़े वगैरह फिक्स कर देती है और कहती है, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये कंपनी तुम्हारी मॉम की बनाई हुई है, तो तुम्हें इस कंपनी के लिए वो करना है जो तुम्हारी मॉम हमेशा से करना चाहती थी, ताकि लोग याद रखें कि इस कंपनी को जिसने बनाया था उसको आगे तक उसका बेटा लेकर गया है। इधर हम देखते हैं कि कंपनी के बाहर कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कई लोग उन्हें फेवर भी कर रहे होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है तहनियोन की स्टेप मॉम को जो अपने बेटे के साथ प्रेजेंटेशन को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उनका जो प्रोटेस्ट वाला आइडिया होता है वो तो निजी ने रुइन कर दिया होता है और वो अपने बेटे से कह रही होती है कि
कि कोई बात नहीं, हमारे पास अगली प्लानिंग है। इधर हम देखते हैं तेन्योन को जो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। उसके हाथ पांव कहाँ है। वो नीजी से 10 मिनट का टाइम लेकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करता है और खुद को हिम्मत देने लगता है। वो खुद से बात करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, जो लोग तुम्हारी प्रेजेंटेशन सुन रहे होंगे वो भी तुम्हारे अपने ही लोग हैं। उन्हें भी पता होगा कि हर बच्चा पहले प्रेजेंटेशन में हेजिटेट तो करता ही है, नर्वस तो हो ही जाता है। वो खुद को बस समझा ही रहा होता है कि तभी पीछे से किसी का आना होता है और ये होता है तेन्योन का चाइल्डहुड ड्रामा, जो उसे बचपन में किडनैप करके ठंडे पानी से नहलाया था और उसे टॉर्चर किया था। आज वो फिर से आकर बोलने लगता है। तेन्योन तो घबराने लगता है। वो इधर उधर छोपरा होता है, मासूम से बच्चे की तरह कोई बस आकर उसे बचा ले। इधर हम देखते हैं कि वो टकला आदमी उसे बुली कर रहा होता है। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव भर रहा होता है। तेन्योन बहुत ज्यादा हैरान होता है और दर्द में होता है, तकलीफ में होता है। इधर हम देखते हैं कि वो उसे बहुत कुछ बोल रहा होता है और कह रहा होता है, तुम अपनी मॉम की मौत के रिस्पॉन्सिबल हो। इधर हमें दिखाया जाता है स्टेज पर कई सारे लोग तेन्योन के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट का बोलकर तेन्योन को आधा घंटा हो चुका होता है। वहाँ बैठी ऑडियंस अब उन लोगों पर क्वेश्चन करने लगती है। सभी कहते हैं कि अगर कोई इंसान इतना ज्यादा टाइम लेकर फिर भी रिस्पॉन्सिबल है तो वो कंपनी कैसे चला सकता है। इन सब चीजों के जवाब नीजी देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तेन्योन की स्टेप मॉम आ जाती है और ग्रैंडफादर से कहती है, कोई बात नहीं, आप मेरे बेटे को स्टेज पर भेजकर इस प्रेजेंटेशन को बचा सकते हैं। इधर हम देखते हैं नीजी ग्रैंडफादर से कहती है, आप यहाँ देखो, मैं ट्रेन में तेन्योन को बचा कर आती हूँ। और इधर हम देखते हैं कि नीजी तेन्योन को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ बुली करने वाले किडनैपर ने तेन्योन को मेंटली टॉर्चर कर दिया होता है। अब तेन्योन खुद को एक लूजर समझने लगता है और नीजी जाकर उस आदमी को बुरी तरह से मारती है। उसके बाद वो तेन्योन से कहती है, तुम किसी भी तरीके के कोई लूजर नहीं हो, तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, तो मैं ये चीज बता नहीं सकती। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो साथ में कोई इतना ज़्यादा मारती है कि वो तेन्योन के सामने खुद के लिए नेगेटिव बोलने लगता है, तेन्योन के लिए पॉजिटिव बोलने लगता है। निजी कहती है, कोई बात नहीं, मैं ये लॉस झेलने के लिए रेडी हूँ। जब तुम्हारा मेंटल स्टेज हो जाएगा तब हम फिक्स कर देंगे सबको। पर तेन्योन तैयार नहीं था। वो बोलता है, अगर मैं आज इस सिचुएशन से हार गया तो आगे कभी भी नहीं। वो स्टेज पर जाता है और सभी के सामने प्रेजेंटेशन देता है। सभी को उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद आती है और ऐसे करके वो अपनी कंपनी को एक भारी लॉस से बचा लेता है। ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। इधर उसकी स्टेप मॉम को तेन्योन के जो अंकल होते हैं, जिनका अफेयर उसे चल रहा होता है, वो पूरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक कोशिश कर ली थी उसके अंकल को सेटिस्फाई करने की, लेकिन वो अभी तरह खुश नहीं हुए होते। इधर हमें दिखाया जाता है तेन्योन के ग्रैंडफादर हर जगह बस तेन्योन के बारे में बता रहे होते हैं। तभी उसके अंकल का वहाँ पर आना होता है और वो अपनी फैमिली से कई लॉन्ग टर्म के बाद मिलते हैं। इधर वो तान्योन और उन सब लोगों पर भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ये कंपनी मेरी भी है, मुझे भी ये मैसेज शेयर चाहिए। तान्योन अब यहाँ पर पूरी कॉन्फिडेंस में आ चुका होता है। उसे पता होता है कि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करेगा। इधर हम देखते हैं कि वो वही तलवार उठा लेता है जो नीजी को मिली होती है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो अपने अंकल की गर्दन पर रख देता है। उसके अंकल कहते हैं, पर मैं तुम्हारा रिलेटिव हूँ, हम दोनों में एक होना चाहिए। जिस पर नीजी कहने लगती है, पर मेरे अंदर नहीं। और वो तलवार को लेकर एक्चुअल में तान्योन के अंकल पर अटैक कर देती है, जो अपनी जान बचाकर भागते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एंट्री होती है नीजी के फादर की। चीज को देखकर तान्योन कहता है, अब अभी ने मजा चखाने की बारी मेरी है। और हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। और ये सीन बहुत ज्यादा फनी होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर तेन्योन अब नीजी के सामने खड़ा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। नीजी उसे देख रही होती है और उसे अब उसके अंदर कोई मासूम या शैतान बच्चा नहीं, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार इंसान दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर तेन्योन नीजी को एक होटल में डिनर के लिए ले जाता है। तभी उसे कुछ जरूरी काम याद आ जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि उसी होटल में उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर भी होती हैं और वो लोग अभी भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ रहे होते। इस बार उसकी स्टेप मॉम ने एक नई प्लानिंग की होती है। उन्होंने नीजी के एक चाइल्डहुड फ्रेंड को बुलाया होता है, जो नीजी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इधर हम देखते हैं कि वो लड़का नीजी के पास आता है और कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? नीजी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ।
निजी को उसके हाथ में सूप की बूंद दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि वो यहाँ कोई जरूरी और गंदा काम करने आया है जो उसे किसी ने करवाने के लिए भेजा है। लेकिन निजी जरा भी हिचकिचा नहीं रही होती, ना ही डर रही होती। तभी वो लड़का उसे रोक देता है और सारी सच्चाई बता देता है कि ये काम करने के लिए उसकी स्टेप मॉम और उसकी सिस्टर ने बोला है। वो लोग आपस में बातें करते हैं और वो लड़का ये भी बताता है कि उसने पहले ही पुलिस को बता दिया है कि यहाँ क्या होने वाला है और पुलिस थोड़ी देर में आ जाएगी। तभी वहाँ तेन यॉन आ जाता है जो निजी को किसी और लड़के के साथ देखकर जलन महसूस करता है। वो सूप को पी लेता है और निजी के दोस्त को वार्निंग देता है, मेरी पत्नी से दूर रहो। अब हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर तेन यॉन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है सोने में। वो कह रहा होता है आखिर ऐसा उस सूप के अंदर क्या था। तेन यॉन बहुत परेशान होता है। निजी उसे जवाब देती है वो ड्रग मिला हुआ सूप था। ये सुनकर तान्यून टेंशन में आ जाता है कि वो सिचुएशन से कैसे डील करेगा। तभी निजी उसे किस कर लेती है और दोनों के बीच क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। अगले दिन का सीन, तान्यून की स्टेप मॉम एक बहुत बड़े क्रिमिनल के पास गई होती है तान्यून और निजी को इस दुनिया से दूर करवाने और अपना रास्ता साफ करवाने के लिए। उधर हम देखते हैं तान्यून को जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में होता है लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी वाइफ पर ही लगा होता है। उसे बार बार वही रोमांटिक मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। उसके दोस्त उसे रोकते हैं और पूछते हैं तुम इतने खोए हुए क्यों हो। तान्यून कहता है मुझे घर जाना है। वो दोस्तों से बहाना करके घर की तरफ आने लगता है और कहता है पता नहीं घर में मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन तभी उसे पीछे से कोई किडनैप करके ले जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ उसकी स्टेप मॉम, स्टेप ब्रदर, वही गंदा आदमी और किडनैपर सब मौजूद होते हैं। तान्यून बहुत डर रहा होता है कि अब उसे कौन बचाने आएगा। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है निजी की। तान्यून घबरा जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है मैं इस सिचुएशन से डील कर सकता हूँ, तुम चले जाओ। लेकिन निजी को पता था कि तान्यून के अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है और उसे नहीं पता कि वो ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटेगा। इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि वो तान्यून के साथ रुकेगी। जैसे ही वो क्रिमिनल सामने आता है निजी उसकी आंखों में देखकर कुछ पहचान लेती है। पता चलता है कि कंट्री साइड में निजी उसकी बॉस हुआ करती थी जिसे उसने कुछ गंदे लोगों की ट्रिक्स में आकर खो दिया था। जैसे ही वो क्रिमिनल निजी को देखता है वो उसके पैरों पे बैठ जाता है और माफी मांगता है और कहता है अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। हम देखते हैं कि वो उल्टा तान्यून की स्टेप मॉम, किडनैपर और स्टेप ब्रदर को वहीं बांध देता है और उन्हें छोड़ देता है कि अब वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तान्यून अब उनसे बदला लेना चाहता था क्योंकि उन लोगों ने उसकी वाइफ को टॉर्चर किया था। वो निजी से स्टिक लेता है और उन्हें बुरी तरह से मारकर बदला लेता है। अब हम देखते हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। लास्ट सीन, तान्यून अब एक बदल चुका इंसान होता है। वो निजी के साथ खड़ा होकर खुश होता है। वो सबके सामने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का और एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनने का वादा करता है। निजी ये सब सुनकर खुश होकर कहती है मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।